मांगा की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। रेस्टोरेंट में बैठ के स्नैक्स खा रही है। साथ में इसका बॉयफ्रेंड भी बैठा होता है। वो उसको परेशान करने के लिए जानबूझकर कहता है कि जो तुम खा रही हो ये किससे बनते हैं। वो कहती है हाँ ये चिकन से बनते हैं। तो लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता ही नहीं है ये किससे बनते हैं। लड़की कहती है प्लीज अब तुम मुझे हॉरर स्टोरी सुनाने मत बैठ जाना, ये वैसे भी इससे डर लगता है। तभी लड़का कहता है उसे कहते हैं पिंक सलाइन। लड़की कहती है व्हाट, ये पिंक सलाइन क्या है। तभी लड़का कहता है कि वॉशिंग मशीन का पाउडर को मिक्स करके फिर कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स करके इसे तैयार करते हैं, फिर इससे मीट बनाकर तुम्हें तैयार करके देते हैं। तुम देख ही सकते हो लड़की कैसे चिल्ला रही होती है। तभी वह रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर चीखो मत, यहाँ पर कुछ और ही लोग हैं। मार्च का महीना चल रहा होता है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर एक बस में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाहर एक आदमी खड़ा है जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्पीच दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काबू ना किया तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। तुम्हें पता है कि बर्थ रेट भी काफी गिरते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये न्यूज वाले सच हो जाएगी, मतलब कि ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। तभी अचानक से बस के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता क्योंकि उसके मुंह पे मास्क लगा होता है। लड़की ड्राइवर के पास जाकर पूछती कि ऐसा क्या हुआ है, ये क्या चल रहा है। जब वो ऐसा बोलती है तो वो अपना मास्क निकाल देती है। तभी ये भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंखें खुलती हैं। वो देखती है क्या है ये, क्या ये कोई फैक्ट्री वगैरह है। जब वो खड़ी होने की कोशिश करती है तो अपने नीचे देखती है कि वो लाशों के ढेर में पड़ी हुई थी। जब ये ट्रक के बाहर देखती है तो देख शौक हो जाती है। मांगा पैनल को तो देखो, वहाँ पे लाशों का पूरा ढेर पड़ा होता है, वो भी निकेट। उन्हें से पता चल ही जाता है कि ये एक ह्यूमन फैक्ट्री है। वर्कर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये पीस डिफेक्टेड है। ये सब के सब जिंदा हैं जो कि अपनी मर्जी से मशीन के ऊपर लेट रहे होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं इसे फ्रीजर वाली मशीन के अंदर डालकर दूसरी तरफ से ये जम कर निकलते हैं। जमे हुए जो शरीर हैं उन्हें वो बीच में से काट रहे होते हैं। आई ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसकी आंखें फट जाती हैं। हाँ इस लड़की का नाम आई है। तभी इसे साइड से आवाज आती है हे किड क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तभी ये पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ये एक वैन के अंदर थी। ड्राइवर उससे कहते है तो अच्छा तो तुम्हारे ऊपर ये गैस वर्क नहीं की ठीक से, तुम तो काफी अभी जवान हो, पर जो भी हो तुम अभी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड किड। तभी आई चीखती है और कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी ह्यूमन है ये सच नहीं है ना। ड्राइवर उससे कहता है तुम टाइप 2 हो। तो कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन तभी पीछे से एक कुल्हाड़ी आके सीधा लगती है। पीछे देखती है तो एक वर्कर उसे पकड़ रहा होता है। वर्कर कहता है कि चलो चुपचाप मेरे साथ चलो, अगर तुम ज्यादा हिलोगे तो तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। ड्राइवर उस वर्कर से कहता है कि ये टाइप 2 है और वो वर्कर उसे घसीटता हुआ एक जगह के ऊपर ले जाता है। उसे लात मारकर अंदर की ओर धकेल देता है। सीधा अंदर जाके गिरती है और इसकी बैक पे भी काफी गहरा जख्म होता है। ये जैसे ही सामने की ओर नजर घुमाती है तो इसे ये दिखता है। वहाँ पे बहुत सारे इंसान दिखते हैं जो कि कुछ पी रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा मोटे होते हैं। सब के सब नंगे होते हैं और तभी उनमें से एक इंसान नीचे गिर जाता है। तभी उसके बीच में टट्टी भी निकल जाती है। आई के रिएक्शन से पता चल ही गया होगा। छी छी छी। बंदरों के चूतर से ज्यादा लाल हूं मैं रेड रेंजर। ये अपने मुंह पे हाथ रखती है और पीछे देखती है तो वो सोचती है कि शायद मैं पीछे बाहर से बाहर निकल सकूं। और तभी ये नोटिस करती है कि इसका जो बीएफ था काजुओ वो भी यहीं पर है और वो भी कुछ यहाँ ट्यूब से पी रहा है। वो भागती है उसके पास जाती है और कहती है कि हम कहाँ पर हैं। काजू उससे कहते हैं कि डोंट वरी ये लो तुम भी इसको पियो। और तुम ध्यान से देखो तो ये भी थोड़ा मोटा होता जा रहा है। भाई उससे कहते तो ये क्या है, कोई पानी या कोई जूस वगैरह है, इसके अंदर फ्रूट्स की स्मेल आ रही है। भाई को भी काफी प्यास लगी होती है और वो उसे पकड़ कर पीने ही लगती है। तभी इसके पीछे से कोई आता है और इसको वहीं पर दबोच लेता है। पीछे वाला बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये इंसान कैसा था, बट इस जूस के पीने के बाद ये वो इंसान नहीं रहा। मानो ना मानो इस जूस में कुछ ऐसा है जो इसे पीने के लिए सब पागल रहते हैं। लड़का उसे जोर से दबाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम बाहर कांटेक्ट कर सकें, टेलीफोन या रेडियो वगैरह है क्या, अगर है तुम्हारे पास तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन और तेरा बाजू तोड़ दूंगा। आई को अब सांस नहीं आ रही होती। तभी पीछे से एक और लड़की आ जाती है। वो उससे कहती है रुक जाओ यहीं पर। तभी वो उसे छोड़ देता है। लड़की कहती है ये लड़का ऐसा ही है, ये करता ज्यादा है बोलता कम है और हमारा गुस्सा होना जायज भी है क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से और 11 घंटों से यहाँ पर हैं। भी आई सोचती है कि क्या मतलब कि तुम दोनों ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तभी ये लड़की आई के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं लगी, तुम ठीक हो। तभी आई उसे अपने आप को छड़वाती है और ये लड़की उसका ही पसीना चाट रही होती है। कहती है जो चीज मिल रही है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये काफी दिनों से भूखे हैं तो ये कुछ भी खा
खा सकते हैं। फिर वो अपना नाम बताती है कि आई एम यामाबीकी और इसका नाम है कि मेरा पार्टनर भी है नासुम। तभी आई उनसे पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ पर हैं। और यामाबीकी कहती है कि तुम्हें देख के पता चल ही गया होगा कि ये एक ह्यूमन ब्रेड फैसिलिटी है, बट ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, पर ये देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। तभी आई थोड़ा घबरा जाती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग मुझे इसलिए यहाँ पर लाए हैं ताकि ये मुझे मार के खा सके, और वैसे भी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मार के कैसे खा सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यामाबीकी कहती है हाँ ऐसा हो तो सकता है कि कैनिबल्स वगैरह, कम से कम इस टाइम तो नहीं। फिर एनीवेज आई वहाँ से जाने लग जाती है और एक दीवार को हिट करने लग जाती है। तभी वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है हेल्प मी हेल्प मी। तभी नासुम सीधा जाके उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है और उसे वहीं पर पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे पता था, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था ब्लडी बिच। तभी आई फिर से चीखने लग जाती है और वो नासुमा को रोकती है। बस करो, तुम इस बच्ची को मार नहीं सकते। नासुम आई को कहते कि तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है। तभी यामाबीकी पीछे देखती है और कहती कि जल्दी करो वो आ रहा है। नासुम आई से कहते कि कुछ भी हो जाए तुम्हें पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। तभी वहाँ का गेट ओपन होता है। धीरे धीरे कोई तो ऐसी चीज थी जो अंदर आ रही थी। हम देखते हैं कि आई ने भी वो ट्यूब को अपने मुंह में डाल रिया है, बट वो उसे पी नहीं रही होती, बस वो दिखा रही होती है, मतलब कि एक्टिंग करके कि वो पी रही है। सोच रही होती है कि उसने कहा था कि पीछे मुड़ के देखना नहीं और हिलना नहीं। आई को साउंड सुनाई देता है जो कि एक सांप का होता है। ये बिल्कुल उसके सामने से गुजरता है, बट आई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। पूरी तरह से घबरा गई थी, बट उसे वो बात फिर से याद आती है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक मोटी औरत बैठी होती है जो कि बिल्कुल भी पी नहीं रही होती। वो उसे एक स्ट्राइक मारता है, वो बीच में से कट जाती है। ये क्रिएचर उस औरत को पकड़कर आई के बिल्कुल ऊपर से निकाल के लेके जाता है। इस जगह पर आई बिल्कुल अब सुन हो चुकी थी। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होता है कि एक बग की तरह दिख रहा होता है और इस लेडी को खा जाता है। तभी उस क्रिएचर के टेंटिकल्स थे वो आई के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। ये देख के घबरा तो जाती है, वो कहती कि नहीं प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी उसकी नजर नासुओ की ओर जाती है। नासुओ को इस क्रिएचर ने पूरी तरह से ही लपेट रखा होता है, वो 1 इंच भी हिल नहीं रहा होता। उसे देखकर वो भी थोड़ा शांत होती है और वो भी चुपचाप मुंह में पाइप डाल लेती है। नासुओ तो कुछ ज्यादा ही शांत है। वो क्रीचर उसकी नाक और मुंह के अंदर भी घुस रहा होता है। मुझे नहीं पता उसने कौन से छेद में घुसेड़ा। क्रीचर उस औरत को खाने के बाद वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ से 2 वर्कर्स अंदर आते हैं। ये दोनों यहाँ पर आए हैं इसकी सफाई करने के लिए। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि उस क्रीचर का नाम है लार्वा। वर्कर कहता है कि मुझे इन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। वर्कर कहते हैं कि ये लार्वा का खाना बनते हैं, इन्हें फ्रीजर में डाला जाता है, एज ए ह्यूमन मीट की तरह सर्व भी किया जाता है, और अगर हम सोचें कि इन लोगों की भी फैमिली होंगी तो मुझे बुरा तो लगता है। दूसरा वर्कर कहता है कोई बात नहीं, ये बस लोग अनलकी हैं इसलिए यहाँ पर हैं, और जैसे लोग मर रहे हैं बाहर जी भी तो रहे हैं। तभी उनमें से एक वर्कर को यहाँ भी की एक हाथ से उन्हें छेड़ती है। वैसे ये हाथ कहीं और ही नहीं घुस गया। तभी वो वर्कर घबरा जाता है और पीछे की ओर हो जाता है और वो देखता है कि सामने से एक लड़की है। वो कहता है एक नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है, पकड़ो इसे पकड़ने लगते हैं। तभी नासुम आता है और एक पंच मारता है। तभी वर्कर नीचे गिर जाता है और यामाबीकी उसके ऊपर लेट जाती है। वो कहती है यू नो मैटर फैक्ट यू आर टोटली माई टाइप। ये तो साली मूड में चली गई। यामाबीकी वो पाइप सीधा उसके मुंह में घुसेड़ देती है। दूसरी तरफ नासुम भी उस वर्कर के मुंह में पाइप घुसेड़ देता है और वो दोनों वर्कर भी इस जूस का एडिक्शन में चले जाते हैं। यामाबीकी और नासुन इन दोनों के वर्कर के कपड़े उतार कर खुद पहन लेते हैं। वो कहते हैं चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी आई कहती है मेरा क्या होगा, तुम मुझे यहीं पर छोड़ के जा रहे हो। आई कहती है मुझे भी बाहर जाना है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। यामाबीकी कहती है हाँ तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। पीछे हाथ का इशारा करते हुए कहते कि जाओ उस ड्रिंक को पी लो जाके। आई कहती है कि अगर मैं वो जूस पीऊंगी तो मैं यहीं पर फंस जाऊंगी ना। यामाबीकी कहती है इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वेल तुम यहाँ पर बैठ के एंजॉय करो, वैसे भी तुम हमारे साथ आ भी गई तो हमें क्या ही मदद मिलेगी तुम्हारी। आई थोड़ा घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ, ये लोग तो मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। फिर से आवाज देती है और कहती है कि तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है, तुम लोगों को तो आइडिया भी नहीं है बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है और बाहर का रास्ता कैसा है। तुम कहते हो कि यहाँ से एस्केप कर लेंगे। सुन के वे दोनों उसके पास आना शुरू होते हैं। वो देखते हैं कि आई ने तो जमीन के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर मैप भी तैयार कर दिया है। देख के यामाबीकी भी खुश हो जाती है, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत शार्प है, या फिर तुम्हें इस जगह से बाहर जाने का रास्ता पता है क्या। जैसे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें मिल गई। अगर मैं किसी चीज को एक बार देख लेती हूँ तो वो मेरी मेमोरी में कैप्चर हो जाती है। तो अब मुझे बताओ क्या तुम दोनों मुझे यहाँ से छोड़ के जाओगे। यामाबीकी कहती है अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के चली जाऊंगी। तभी वो वर्कर्स के कपड़ों से एक कार्ड निकालते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
पीछे से आई बाहर नहीं आती। जैसे गेट बंद होने लगता है तभी आई भागते हुए आती है विद काजू। वो उसे पकड़कर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, हम पहले से ही बहुत खतरे में हैं। आई कहती तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने एक दोस्त को ही तो बचाया है। मासूम उसे मारने ही वाला होता है तभी एक आवाज सुनाई देती है। देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ वर्कर्स आ जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यामाबी की बीच में आकर कहती है कि शायद वो लिक्विड इन दोनों के ऊपर वर्क नहीं किया। वर्कर कहते हैं कि चलो फिर इन्हें डिस्पोजल साइड में लेके जाना पड़ेगा। तभी वो उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और एकदम से उनकी निगाह पड़ती है। उन्हें काफी सारे बंदों को चेन से जकड़ा होता है। हाँ, वो सब नंगे होते हैं। वो उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और तभी वो वर्कर्स कहते हैं क्या हुआ, तुमने पहले कभी प्रिजनर नहीं देखे क्या। यामाबी की कहती है हाँ हमने नहीं देखे। तभी वर्कर कहता है चलो फिर मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम डिस्पोजल साइड पे जा रही हो तो मैं तुम्हें रास्ते में कुछ फनी चीज दिखाता हूँ। यामाबी की कहती है ठीक है, फनी चीज दिखा रहे हो, चल ठीक है दिखा दो। तभी ये सब उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और पीछे एक चैन में बंधा हुआ आदमी अपनी उंगली के इशारों से SOS की हेल्प मांगता है। मतलब कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा डेंजर है जो खतरनाक लग रहा है। चलते चलते वो लॉकअप की ओर पहुंच जाते हैं और उन लॉकअप के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो लड़कों को बुला रही हैं। में से एक कह रही है कि मेरी मर्जी टच करो, दूसरी चिल्लाते हुए कह रही है। वो वर्कर यामाबी से पूछता है तुम बताओ इस लड़की की क्या एज होगी। यामाबी कहती है आई थिंक 50 होगी। वर्कर कहता है कि नहीं वो 18 की है। सुन के यामाबी की शौक हो जाती है क्या 18। वर्कर उससे कहता है कि अगर किसी औरत की इतनी बार डिलीवरी हो तो ऐसा तो होना ही है ना। हमें पता चलता है कि इसके लगभग अभी 20 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले ये इन लोगों को ऐसा ड्रग्स देते हैं जिससे इनकी डिजायर काफी बढ़ जाती है। इन्हें हर वक्त अपना वो चाहिए। कई बार तो ये 2-2, 4-4 या 5-5 बच्चे भी दे देते हैं। वर्कर बताता है कि शायद ये अभी भी प्रेग्नेंट है, शायद अब कुछ और बच्चे भी आएंगे। तभी हम इसे भी देखते हैं जो कि एक आदमी होता है और काफी बड़ा होता है। और हाँ, जो दवाई ये औरतों को देते हैं वो मर्दों को भी लगाया जाता है। तभी वो वर्कर उसके ऊपर इंजेक्शन लगाता है और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह वहीं पर चढ़ जाता है। ये देख तभी आई को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यू सन ऑफ बिच। तभी यामाबी उसे रोक लेती है और कहती है काम डाउन, रुक जाओ यहीं पर। इससे सबसे बड़ा आरामी तो यामाबी है, वो उस वर्कर के ही इंजेक्शन लगा देती है। उन दोनों वर्कर्स को एक लॉकअप के अंदर बंद कर देती है। इसमें से एक को इंजेक्शन लगाया गया है और दूसरे को नहीं। तो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा अब क्या होने वाला है, सुमड़ी में घूमड़ी। और इनमें से एक कपड़े उतारता है और दूसरे वाला कह रहा है माई एस हर्ट्स। यामाबी की सोच रहा होता है कि एक ऐसा जूस जिससे लोग पीने के लिए पागल हो जाते हैं, एक ऐसा इंजेक्शन जिससे ये सब लोग पागलों की तरह वो करते हैं। पक्का यकीन से कह सकता हूँ जहाँ पर हम फंसे हैं ये कोई सिंगल मैनेजमेंट नहीं है, इसे काफी लोग मिलके चला रहे हैं। पीआई कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो, सिंगल मैनेजमेंट। यामाबी कहती है हाँ, आई मीन थिंक अबाउट द साइज ऑफ इट। तो समझ नहीं आता लेकिन वो इशारा करती है, कहती है तुम खुद देखो, उसका कम से कम 6 या 7 इंच का तो होगा ही ना। वो ऐसा कह रही होती है तभी साइड से एक वुमेन आ जाती है। उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अगर हम उस वुमेन को देखते हैं तो वो कुछ ऐसी लग रही है। उसका एक मरा हुआ बेबी भी है जो वो साथ में लेके आ रही है और चिल्लाते हुए कहती है इसे पकड़ लो, ये तुम्हारा ही बेबी है। कितने एक्साइटेड थे ना जब हमारा बेबी हुआ था। तुमने कहा था कि हम इसे पार्क में लेके जाएंगे, तुमने कहा था लड़का हो चाहे कोई लड़की हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इसे घुमाने ले जाएंगे। आई थिंक इसकी मानसिक संतुलन थोड़ा हिल चुका है। ये आगे बढ़ती है तभी उधर से नासुम भी आगे बढ़ता है, स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू, तुमने इसका अच्छे से ध्यान रखा। और फिर वो उसे किस कर लेता है। ओ भाई, वो उसे पकड़ता है और वहीं पर वो उसे लेटा देता है। यामाबी कहती है पता नहीं इसे रन कौन कर रहा है, शायद वो उन बच्चों को पर सेल करते हैं या फिर वो ये ऑर्गन्स वगैरह निकाल के बेचते हैं। कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, शायद ये वो चीज भी है जो इंसानों को खाती है। तभी नासिम कहता है कि शायद वो किसी बायो वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई कहते कि मुझे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है बाहर। बट नासिम कहता कि नहीं, पहले मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। आई कहते कि नहीं, पहले हम बाहर निकलेंगे उसके बाद हम वापस आएंगे। यामाबी कहती है कि ये जगह काफी ब्यूटीफुल है और काफी शानदार भी। यार यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है तो बाहर हमें क्यों ही जाना, वहाँ पे वैसे भी सब कुछ बोर ही है।
कहती कि मुझे और काजू को ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम दोनों तो ऑलरेडी ही पागल हो चुके हो। तभी काजू जोर से चिल्लाता है और कहता है आई जल्दी भाग के यहाँ पर आओ, कितनी कूल चीज देखने को मिली है। तभी वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो कुछ ऐसी जगह के ऊपर आते हैं। ये कौन सी चीज है पता नहीं। जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन होती हैं, उसके अंदर लिखा होता है हेलो हाउ आर यू। भी आई उसको टच करती है और कहती है कि मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज हिली। तभी यहाँ पर शटर खुलता है और वर्कर्स आ जाते हैं। तभी वो चारों ऊपर की ओर कहीं छुप जाते हैं और वो वर्कर्स ड्यूरोमीटर की मदद से उनकी हार्ट बीट का अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद वो पूरी जगह को अच्छे से साफ करते हैं। ऊपर वो तीनों छुपे हुए उन्हें जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वर्कर्स काफी डरे हुए और थोड़ी टेंशन में हैं। तभी पीछे से एक गेट खुलता है और ये सभी वर्कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। वर्कर भागते हुए सीधा बेल दबा देता है और वो शोर मच जाता है। तक वो शटर से बाहर निकल जाते, उससे पहले ही वो बंद हो चुका था। वर्कर्स कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के प्लीज ओपन द डोर, हमें बाहर निकलने दो, मैं भीख मांगता हूँ। तभी उस वर्कर के फेस के ऊपर कुछ ब्लड की बोन्स वगैरह गिरती हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके साथ वाले वर्कर का कुछ ऐसा हाल है, उसकी पूरी स्किन ही निकाल दी। भी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी को छील के खा जाता है। आई इस मॉन्स्टर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, आखिर वो चीज क्या है। वो तीनों स्टोर रूम के अंदर छुपे होते हैं और थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर देखने की कोशिश करते हैं। आई कहता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा बाहर जाने के लिए। तभी नासुमे कहता है कि जब तक वो वहाँ से चला ना जाए, 10 मिनट, ये 2 घंटे या फिर पूरे 3 दिन। आई कहता है या फिर पूरी जिंदगी। आई कहता है कि हम सिर्फ मेटल के दरवाजे के पीछे हैं, अगर उसने हमें देख लिया सेकंडों के हिसाब से मारे जाएंगे। ये कहते ही वो मॉन्स्टर दरवाजे को खोल देता है। तब वो मॉन्स्टर आई को बाहर निकालता है और बीच में से फाड़ देता है। बट नहीं, आई तो सिर्फ बस इमेजिनेशन कर रहा था और उसने मुझे पकड़ा तो फिर तो मैं मर गया। तभी नासुमे आई को चुप बैठने के लिए बोलता है। ये सुनते ही आई के पसीने छूट जाते हैं। तभी यहाँ की अपनी एक उंगली ऊपर उठाता है, पसीने को अपनी उंगली से ही रोक लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे और शोर ना हो। तभी यहाँ का पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है। नासुमे कहता है डैम, ये तुमने क्या किया। विकी कहता है कि सॉरी, बाहर देखते देखते मुझे भूख लग गई। तभी वो मॉन्स्टर उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर की ओर देखता है तो स्टोर रूम के अंदर उसे कोई भी नहीं मिलता। और तभी हम आई को देखते हैं जो कि पता नहीं कौन सी जगह के ऊपर आ चुका था। वो कहता है कि शायद मैं उसके पेट के अंदर तो नहीं हूँ। तभी उसको सामने नासुमे दिखता है जो कि उल्टा लटका हुआ होता है और काजुए बिल्कुल उसके नीचे बेहोश पड़ा होता है। दूसरी तरफ यहाँ विकी को भी उल्टा लटका रखा होता है। तभी उस अंधेरे के अंदर कोई लाइटर जगाता है और हम इसे देखते हैं जो कि झाड़ियों में कोई होता है। ये साला कौन सा जानवर आ गया, इससे पहले जो जानवर थे वो कम थे क्या। झाड़ी वाले बाबा को देखकर आई वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो भी जाल में फंस जाता है, रस्सी खिंचती है और वो भी उल्टा लटका जाता है। तभी वो झाड़ी वाला अपना फेस दिखाता है और कहता है या यू आर इन माई वर्ल्ड नाउ किडो। कहते है क्या तुम एक इंसान हो, व्हाट द हेक। ओ तो तुम सर्वाइवर हो, मेरा नाम है अगुचा, तुम मुझे अगोचा कह सकते हो। ये लो, ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीट वगैरह बनाया है। उस मीट को देखकर काजुआ का मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है क्या ये सच में मीट है। हटाई उसे रोक रहा होता है, नहीं रुक जाओ, नहीं खा सकते, तो ये भी नहीं जानते ये किस चीज का मीट है। काजुआ को रोक रहा होता है लेकिन पीछे से नासुआ चुपचाप खा लेता है। कहते ये तुम क्या कर रहे हो, क्या हम सच में इसे खा सकते हैं। नासुमे कहता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो उससे पहले ही मर जाएंगे। वो बूढ़ा बाबा कहता है कि अरे डोंट बी शाय बेटा, खा लो। तभी ना चाहते हुए आयु से उठाता है और खा लेता है। यहाँ भी कहता है कि ऐसा मेरे साथ पहला कभी नहीं हुआ। वो बूढ़ा बाबा हंसने लग जाता है और कहता है हे तुमने उसे खा लिया। जरा सोचो, पिग के मांस में 15% हिस्सा चर्बी होती है, यहाँ तक कि इंसान के मांस में उससे ज्यादा चर्बी होती है। सुनकर आई थोड़ा शौक हो जाता है और यामा भी की तो छोड़ो। बूढ़ा बाबा कहता है कि तुम अब 2 गुना कर्जदार हो चुके हो मेरे। आई कहता है 2 गुना कैसे, शायद तुम लोग भूल गए हो, पहला मैंने तुम्हारी जान बचाई और दूसरा मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया। नासु में कहता है कि शायद मेरे ख्याल से वो पीछे से दरवाजा खुलना हमारा लक भी तो हो सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जान के ऊपर खेल के तुम्हें बचाया है और तुम कह रहे हो लक है। आई कहता है कि आपने हमारी जान बचाई। वो कहता है कि ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था मुझे करने के लिए। क्या इस बुढ़े के पास भी गर्लफ्रेंड है, शर्म कर लो सालों, तुम सिंगल ही मरोगे। तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड दिखाता है जो कि कुछ ऐसी दिख रही होती है। ये साला बुढ़ा पागल है क्या? क्या? ये क्या बक रहे हो
ये देख के सभी शौक हो जाते हैं, बट यहाँ विकी का रिएक्शन तो कुछ और ही होता है। वो बाबा कहता है कि तुम लोग मुझे इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो। सुमे कहता है कि मतलब कि तुम अभी अकेले हो। तभी वो अपनी फोटो वाली गर्लफ्रेंड से बातें करने लग जाता है। मैं माफी मांगता हूँ, इन लोगों को ठीक से बात करना नहीं आता ठीक से। और तभी आई कहता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। और तभी वो दीवार के ऊपर मार्क किया हुआ दिखाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो कितने टाइम से यहाँ पर है, बट हाँ मुझे इतना याद है कि मैं यहाँ पर थोड़ा काम करने के लिए आया था। और तभी हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जब ये बुढ़ा बाबा इस जगह के ऊपर आया था। बस के अंदर बैठा होता है और बाहर की ओर ही देख रहा होता है। जो इस जगह के बारे में अच्छे से जानना है, मैं एक पत्रकार बनना चाहता हूँ। उसी दौरान उसे ये जॉब मिल चुकी थी। जगह के ऊपर काफी तरह की अफवाहें सुनी हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग अब तक गायब हो चुके हैं। हालांकि 3 साल हुए हैं इस जगह को बने हुए। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या। जो अफवाहें मैंने सुनी हैं क्या वो सच है। उसके बाद सभी वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। सबसे पहले उन्हें जो लीडर होता है उनका अच्छा खाना देता है खाने के लिए। वो सभी वर्कर्स को बधाई देता है कि इस नए काम के लिए अच्छा खाना खाओ। और उनमें से एक आदमी तो खाना खाते ही रोने लग जाता है। वो कहता है मैंने इससे अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया जिंदगी में। सो उनका जो मैनेजर होता है उन सभी को मोटिवेट करता है, जो ये काम है हमारी एक फैमिली की तरह करना है। उस टाइम तो सभी लोगों ने हाँ कर दी थी कि हम इस काम को अच्छे से करेंगे, बिकॉज उन लोगों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो हम अपनी ड्यूटी के ऊपर गए तो हमें ये देखने को मिला, वहाँ पे सामने किसी की बॉडी पड़ी हुई थी। देख वर्कर्स तो थोड़ा शौक थे, बट तभी अगोचू कहता है कि आखिर हमें इस बॉडी को तोड़ना ही क्यों है, इतने सारे शरीर आए कहाँ से हैं, या ये सब काम करना लीगल है क्या। तो एक आदमी कहता है कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और जिन लोगों को काम नहीं करना वो अपनी 1 साल की जो सैलरी है वो वापस दे दो और इस जगह से तुम बाहर जा सकते हो। गुची फिर से उससे पूछता है कि ये बॉडी आखिर आए कहाँ से है। वो आदमी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो खुद कुछ टाइम से ही यहाँ पर आया हूँ। वैसे भी बाकी के वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से। जो ये वर्कर्स हैं कम से कम 3 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं। गुची कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तभी वो वर्कर कहता तो अच्छा ये प्रॉब्लम है तो चलो मेरे साथ तुम्हें कोई और काम देते हैं। तभी वो वर्कर उसे उसी जगह के ऊपर ले जाता है जहाँ पर आई को पहले कैद किया गया था, मतलब कि ह्यूमन ब्रीडिंग की जगह के ऊपर। वो कहता है कि तुम्हें बस यहाँ की सफाई करनी है और तुम्हें कुछ नहीं करना। तभी अचानक से एक मोटे आदमी की गर्दन उड़ जाती है। वो पीछे वही बग उसे कच्चा ही खा जाता है। मॉन्स्टर को देख के अगुची बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उल्टे पैर ही वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो छुप जाता है। उस दिन के बाद वो वहीं पर छुपा रहा। उस दिन के बाद मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाया। तभी नासुमे कहता तो हमने वो चीजें क्या देखी, तो उन चीजों को मैं क्या नाम दूं। जैसे एक बात बताऊं, मुझे नासुमे का करैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सब चीजों को अच्छे से समझ सकता है। यहाँ भी की तो कुछ और ही इरादे चलते रहते हैं। ये बात सुनते ही वो बाबा पता नहीं क्यों गुस्से में आ जाता है कि तुम कौन होते हो ये सब बकने वाले, तुम कहाँ से आए हो नौकर जैसे दिखने वाले लड़के। सुमे कहता कि एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या कह रहे हो, जो तुमने मेरा मीट खाया था मुझे वापस चाहिए अभी के अभी। तभी यहाँ भी की कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल करना है बाबा, इतने समय से छत के ऊपर छुपे रहे और पकड़े भी नहीं गए, मतलब कि इस जमीन के नीचे से जो तेल निकालते हैं सुरंगों से होता हुआ निकालते हैं। तभी किसी और की आवाज आती है। वो कहता है कि और वो सुरंग 1650 फीट नीचे है। तभी वो देखते हैं उस बाबा की गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है, मतलब कि होता तो वो वही है पर उसे लग रहा होता कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नासुमे उससे पूछता है कि तो तुमने भी देखा है वो राक्षस, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो यहाँ पर इसे क्यों पाल रहे हैं। फिर हमें वही सीन सिखाए जाते हैं जहाँ पर वो बुढ़ा भागा था सुरंग से होते हुए। वो कहता है जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे देखने के लिए रास्ते में बहुत कुछ मिला। इंसानों को ऐसे अजीब मॉन्स्टर बने, मेरे से देखकर रूह ही कांप गई थी। वहाँ पर एक बड़ा सारा मेंटिस भी था। वहाँ से चलते चलते मैं एक ऐसे रूम की ओर पहुँच गया कि शायद मेन हॉल था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सारा दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से बहुत सारे आदमी आते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट डाला हुआ था। मुझे अपनी आंखों भी यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के लोग खड़े थे और उनके अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर था जापान का। तभी सभी लोग सर झुकाते हैं और अंदर से एक बड़ा सारा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। मुझे अपनी आंखों भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री उस मॉन्स्टर के सामने अपना सर झुका रहे हैं। वो उस मॉन्स्टर से कह रही थी कि इस जगह के ऊपर आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध कर दिया गया है, आपको कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। प्लीज इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। समस्या को ठीक करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर बिना कुछ बोले सीधा अंदर चला जाता है। अंदर से एक बड़ा सारा गोला बाहर आता है और मुझे नहीं पता कि अब ये क्या चीज है। तभी उनमें से 2 सिक्योरिटी मैन एक आदमी का शेर के ऊपर बांध के लेके आते हैं। गोले के अंदर से एक टेंटिकल बाहर लेके आता है और उस आदमी की बंकाई के अंदर घुसेड़
देता है। वो जो भी चीज थी उसके शरीर के अंदर जकड़ लेती है। इस कारण वो आदमी अब पूरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसके चिल्लाने की आवाज उस जगह के ऊपर इतनी भयानक से गूंज रही होती है, आसपास के सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। मतलब उस आदमी के साथ जो टेंटिकल था उस गोले के साथ कनेक्ट हो चुका है। वो आदमी बोलने लग जाता है। वो कहता है कि इस जगह के ऊपर अब हमारा राज होगा। बाप ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए थैंक यू, अब मेरा राज है। तभी वहाँ पे बहुत सारे मोस्टर आ जाते हैं और उन सभी लोगों को एक एक करके बुरी बेरहमी से काट के मार देते हैं, उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। ये सब बातें सुन के नासुमे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे इस रूम की ओर ले चलो। इस रूम के अंदर ये सब कुछ हुआ था। तभी वो बुढ़ा बाबा कहता है कि नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तभी ये बात सुन के नासुमे को गुस्सा आता है और उस बाबे के ऊपर सीधा पंच लगा देता है। मुझे उस रूम की ओर ले चलो, मैं हर एक को मार दूंगा जो भी इन्वॉल्व है। तभी आई नासुमे को शांत कराता है। वो कहता है रुक जाओ, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उस बाबा को छोड़ देता है। तभी वो बाबा भड़क पड़ता है। वो कहता है कि मैं किसी को नहीं बताने वाला। सालो तुम तो सबसे पहले मरोगे, वैसे भी बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो तुम। मेरा खाना खाया, मेरे ऊपर ही हमला, सबसे पहले तुम मरोगे नासुमे। ये बात सुन के नासुमे को गुस्सा आ जाता है। वो नीचे से एक चाकू उठाता है, उसके ऊपर के हेड के ऊपर कट लगा देता है। वो बूढ़ा बाबा खून से रंग जाता है और नासुमे से माफिया मांगने लग जाता है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, वहाँ पे जाके करोगे भी क्या, मरना चाहते हो? तभी वो बाबा फिर से कहता है कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, पहले तुम मरोगे, फिर तुम मरोगे और उसके बाद ये मरेगा। तभी नासुमे चाकू को नीचे गिर देता है और उस बाबा को अपने पास बुलाता है। उसके दोनों कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तभी उसके मेन पार्ट के ऊपर एक लात मारता है और कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे कि नहीं दोगे? अब would like to take notes while I take totes of the marijuana. तो बाबा इतना पिटने के बाद भी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तभी पीछे से आके काजुआ उसे पकड़ लेता है। उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम फाइट करना बंद करो। बट नासुमे कहाँ रुकने वाला था। वो काजुओ को ही बोलता है कि साले मोटे तू भी मार खा। वो इसको इतना ज्यादा मारता है, मारते मारते वो नीचे का फ्लोर ही टूट जाता है। काजुआ सीधा नीचे जाके गिरता है। तभी नासुमे भी नीचे जाता है और काजुओ को ऊपर की ओर भेजता है। उसे रस्सी के सहारे खींच तो लेते हैं, बट जब नासुमे की बारी आती है वो सामने देखता है कि एक बड़ा मोस्टर उसे ही देख रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को क्या लगता है, सुमे जल्दी जल्दी रस्सी के ऊपर चढ़ेगा या फिर वो डर जाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो रस्सी को छोड़ देता है और नीचे उतर जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने एक चाकू लेके खड़ा हो जाता है और कहता है ऑलराइट, चलो देखते हैं किस में है कितना दम। राई उस मॉन्स्टर को देख के घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या पागलपन कर रहे हो, जल्दी ऊपर आओ। नासुमे उस मॉन्स्टर के पास भागते हुए जाता है और एक कट लगा देता है। उसके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, के सीधा दीवार में भिड़ा भिड़ा के मारता है। नासुमे कितनी जोर से दबाता है कि जिसके कारण नासुमे के मुंह से खून की पिचकारी बहने लग जाती है। इस बार तो यामिकी भी ये सब कुछ देख हैरान था। दूसरी तरफ नासुमे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके अंदर हिलने तक की अब पावर खत्म हो चुकी थी। तो तभी वो मॉन्स्टर उसे ऊपर की ओर उठाता और सीधा जिंदा ही मुंह में निगल लेता है। तुम ध्यान से देखो तो वो उसकी पहले लातें खा जाता है। ऊपर उसके सभी दोस्त ये देख परेशान हो रहे होते हैं। बाबा कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? राई रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी काजुए नीचे की ओर देखता है और कहता है कि देखो वो सो गया है। तभी सभी लोग नीचे की ओर देखते हैं। वो देखते हैं कि उसके पेट में कुछ हलचल हो रही होती है। तभी उसका पेट चिरते हुए उसके अंदर से नासुमे बाहर आता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और नासुमे घिसड़ता हुआ बाहर निकलता है। देखने से पता चलता था कि उसकी दोनों लातें ही टूट चुकी हैं। वो अभी भी जिंदा था और वो जैसे तैसे उस मॉन्स्टर का गला उस चाकू से काट देता है। इस फाइनल पैनल के बाद इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। अगले पार्ट में तुम यामिकी के बारे में ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो देख तुम पागल हो जाओगे। अब तक जो तुमने देखा ये तो कुछ भी नहीं है, जो इससे आगे चीजें होने वाली हैं बेहद तक पार। पहले आई को लड़की समझता था। जब मैंने आपके कमेंट देखे तो पता चला कि यो लड़की नहीं लड़का है, वही तो मेन कैरेक्टर मेल है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने ये देखा तीनों की शर्टलेस फोटो, पता चला कि यहाँ विकी भी लड़का है और आई भी लड़का है। यार इनके खुद ही देखो, ये इनके बाल देख के मुझे लगा कि ये लड़की है और हाँ यहाँ विकी की हरकतों से लगता है कि ये लड़की है। टीचर को मारने के बाद नासुमे बाहर निकलता है। तभी हमें नासुमे के पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। बचपन में नासुमे
नासुमे अपनी मोम के साथ रहता था। जब वो नीचे गिरता है तो उसकी मोम उसको उठने के लिए बोलती है, नासुमे मुझे पता है कि तुम्हें चोट लगी है, बट तुम कभी जिंदगी में रोओगे नहीं, बिकॉज तुम मेरे बेटे हो। ये सुनते ही नासुमे रोने लग जाता है। तभी उसकी मोम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसकी मोम उसके घुटनों के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि पेन पेन चला जा। और हम देख सकते हैं कि उसके घुटनों के ऊपर जो चोट लगी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका निशान भी गायब हो गया। और नासुमे भी हैरान था। वो अपनी मोम से पूछता कि मोम मैं ठीक कैसे हो गया। उसकी मोम भी कहती कि जस्ट यूज ए लिटिल मोम मैजिक। हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर नासुमे अपनी मोम के साथ रहता होता है। नासुमे बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी उसकी मोम आती है और कहती है कि देखो बेटा, तुम्हें पता है यहाँ से बाहर जाना कितना खतरा है, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। नासुमे कहता है कि मोम क्या फिर मैं स्कूल जा सकता हूँ। उसकी मोम के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो नासुमे को बहाना लगाती है। तभी उसकी मोम कहती है कि तुम्हें पता है बेटा, प्रिंसिपल ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था कि नासुमे बहुत होशियार लड़का है। उन्होंने कहा था कि वो अच्छी ड्राइंग बनाता है और वो लिख भी सकता है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो मोम तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें सब बताएगी, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन नासुमे घर पे अकेला खेल रहा होता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। तभी वो घर से बाहर निकल जाता है बच्चों को बाहर खेलते हुए देखने के लिए। अभी नासुमे के पास दो छोटे बच्चे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस बिल्डिंग में रहते हो क्या, हमने तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो। मैं 5 साल का हूँ और ये गंजा 6 साल का है, तो अब तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कितने साल के हो। नासुमे कितना नहीं पता होता, वो अपनी 2 उंगलियां करके कहता है कि मैं 2 साल का हूँ। तभी वो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तभी उसकी मोम पीछे से आ जाती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के सीधा जाके उसके एक रूम के अंदर बंद कर देती है और खुद को दूसरे रूम के अंदर बंद कर लेती है। सुमे सॉरी बोल रहा होता है, बट उसकी मोम कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तुम इस रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आओगे। नासुमे कहता है कि पूरा 1 दिन हो गया और मेरी मोम रूम से बाहर बिल्कुल नहीं आई। एंड अगले दिन नासुमे फिर से उठता है और अपनी मोम को आवाज लगाता है कि मोम क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं। तभी फिर से उसकी मोम के अंदर से आवाज आती है, नहीं बेबी, मैं भी बीमार हूँ, मैं भी ठीक नहीं हूँ। तभी नासुमे उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसकी मोम अंदर से चिल्लाती है, नहीं मैं अभी बीमार है, तुम्हें कितनी बार बोला कि अंदर बिल्कुल भी नहीं आना, एक बार कही बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। उसके बाद नासुमे खाने के लिए किचन में चला जाता है और चुपचाप सारा खाना खा लेता है। वो अपनी मोम से पूछता है कि मोम क्या आप कुछ खाएंगे, बट उसकी मोम कहती है कि नहीं, तुम इस डोर को नहीं खोलोगे और चुपचाप खा लो। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात होने पर वो अपनी मोम से कहता है कि मोम मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मुझे लोरी सुनाएंगी मोम। और उसकी मोम बड़ी वियर्ड सी आवाज के अंदर उसे लोरी सुनाती है। बट नासुमे को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। कहता कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरी मोम बोल रही हैं। ऐसे ही चलता रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी नासुमे की हालत देखते हैं जो कुछ ऐसी हो चुकी थी। उसने घर का सारा खाना खा लिया था, उसके फ्रिज खाली पड़ा था। इससे पता चलता है कि उसने काफी दिनों से अभी कुछ नहीं खाया और उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। घर के अंदर बहुत सारे मच्छर मक्खी हो चुके थे और नासुमे उस जगह के ऊपर पड़ा होता है। तभी उसकी डोर बेल बजती है। वो कहते हैं कि हम पुलिस हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी नासुमे दरवाजा खोल देता है। वो देख के हैरान हो जाते हैं, एक छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, इस घर के अंदर तुम्हारी मोम भी है, वो किधर है और इस घर में स्मेल कैसी आ रही है बेटा। उसमें कहते हैं हाँ मेरी मोम है अंदर। तभी वो पुलिस वाले उसकी मोम के रूम के पास जाके कहते हैं, क्या आप यहाँ पर हैं मैम, हमें आपके पड़ोसियों से शिकायत मिली है कि आप काफी दिनों से अंदर हैं और घर में काफी स्मेल आ रही है। और तभी अंदर से आवाज नहीं आती तो इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। नासुमे जोर से चिल्ला रहा होता है कि डोर ओपन मत करो, मेरी मोम ने मना किया है। जब वो पुलिस वाले वो दरवाजा खोल देते हैं, वो उसका सामने देखा जो मंजर, वो हैरान हो जाते हैं। उस रूम के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और काफी सारे मच्छर मक्खी भी बाहर आ रहे थे। ऐसा नजारा देख के उस पुलिस वाले की फट जाती है। वो जल्दी से अपने ऑफिसर्स को फोन करके और ज्यादा बुलाता है। उस रूम को देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारा धुआं निकलता है और मच्छर कॉकरोच भी निकलते हैं। नासुमे उन चीज को चुपचाप खड़े वहीं देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मच्छी को भूंद दिया हो। देख नासुमे जोर जोर से रोने लग जाता है। वो कहता है मेरी मोम कहाँ पर है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पुलिस अफसर आता है। तभी उसके साथ वाला अफसर कहता है कि ये वही है जो कि 2 साल पहले सेवा केंद्र से भाग गई थी और भागते टाइम ये गर्भवती हुई थी। इसका नाम यावरी है और ये अभी 21 साल की है। मैंने सुना है कि ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। फिलहाल ये अभी भी थोड़ी जिंदा है बट अभी ये दिखने में कुछ मरी हुई मच्छी की जैसी लग रही है। यानी मतलब कि ये अभी वही जगह से भागी है जहाँ पर आई अभी फंसा हुआ है। नासुमे की जो मोम थी वो भी उस अपार्टमेंट से भागी थी। भागते टाइम ये गर्भवती थी। वो अफसर कहते हैं ये मानव जाति के लिए पहला लड़का है। मुझे पता है कि 2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर देखो ये कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो उसके बेटे की ही बात कर रहे थे, वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। तुम्हें पता है इसका शरीर का कोई भी अंग काटो और वो तुरंत वापस आ जाता है। ये मॉन्स्टर भी तो हो सकता है। वो पुलिस अफसर कहता है कि नहीं, मुझे
इस चीज की उम्मीद नहीं। तभी वो एजेंट नासुमे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मोम तुम्हारा पार्क में इंतजार कर रही है, मुझे पता है कि तुम अपनी मोम से बहुत प्यार करते हो। तभी नासुमे रूम की ओर इशारा करता है और कहता है कि मेरी मोम यहाँ पर है। तभी वो एजेंट उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। तभी नासुमे जोर से चिल्लाता है कि मोम मेरी हेल्प कीजिए। तभी नासुमे की मोम खड़ी हो जाती है जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में बनी होती है। तभी वो उस एजेंट के ऊपर हमला कर देती है। तभी बाहर खड़े सभी ऑफिसर उसके पास आते हैं उसकी मदद करने के लिए। उसमें अभी भी रो रहा होता है। वो कहते हैं कि मोम आप कहाँ पर हो। तभी उसकी मोम इतना घायल होने के बावजूद भी अपने एक उंगली उठाती है और जमीन के ऊपर लिखती है NUR, मतलब कि रन। मम्मी का ये मैसेज देखने के बाद नासुमे खड़ा हो जाता है। तभी जल्दी से खिड़की खोलकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी सभी पुलिस अफसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तभी जमीन से छाल मार देता है। वो सीधा नीचे जाके गिरता है और पुलिस अफसर जल्दी से भागकर बाहर देखता है तो वो देख हैरान हो जाता है। उसका ऊपर का हिस्सा कार के नीचे पड़ा हुआ होता है। ऊपर वाला हिस्सा गायब है, जैसे कि बीच में से किसी ने काट दिया हो। वो एजेंट नीचे भागते हुए आता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसका सब हिस्सा देखते हैं बट उसका आधा हिस्सा कहीं उसे मिलता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मेन होल के ढक्कन खोल के वो अपने आधे हिस्से के शरीर के साथ मेन होल के नीचे से होता हुआ जा रहा होता है। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है कि मेरी मोम ने सिर्फ मुझे यहाँ से भागने के लिए कहा है। और तभी अचानक से नासुमे के धीरे धीरे पैर उग आते हैं। वो उस चीज को देख के कहते हैं कि क्या ये मम्मी का मैजिक है। कुछ साल बीत जाने के बाद हम नासुमे को देखते हैं जो कि अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो एक ड्यूटी कर रहे अफसर को एक गली के अंदर ले जाता है। वो अफसर कहते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपनी नौकरी पे वापस जाना है। अभी नासुमे कहता है काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि ये वही पुलिस अफसर है जो कि उस टाइम पे उसे पकड़ने के लिए आया था। वो उसे देखकर कहता है कि तो तुम हो, वहाँ से भागे क्यों थे। यू सन ऑफ पिच, तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। तभी नासुमे उसके मुंह की ओर चाकू ले जाता है। उससे पूछता है कि बताओ मैं क्या हूँ, या मैं कि कोई इंसान हूँ या कि कुछ और। अक्सर बताने से लिए मना कर देता है और तभी नासुमे उसकी एक नाक ही काट देता है। उसके बाद उसकी सब उंगलियां भी काट देता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि एक आम इंसान के लिए ये नामुमकिन है। अगर हम किसी शरीर का हिस्सा काट देते हैं तो वो वापस नहीं आता। मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैसे ठीक हो जाता हूँ। वो कहता है कि तुम भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। हमारा जन्म उस फैक्ट्री में होना चाहिए था। तुम सिर्फ एक मांस के टुकड़े हो जिसे बार बार काटा जा सकता है। जिनको मांस की जरूरत है तुम्हें उसके लिए बनाया गया है। के बाद वो पुरानी वाली बिल्डिंग के पास आ जाता है और अपनी बातों को याद करता है। सोचता है कि मेरी माँ ने सिर्फ मुझे रक्षा करने के लिए सब कुछ किया और अब मुझे अपनी लाइफ का मकसद मिल चुका है। जो उन लोगों को देखना जिसने मेरी माँ को मारा है, जिन लोगों ने मुझे बनाया, और अब मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। हमें प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि नासुमे की लातें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तभी उसके पास याम्बिकी भागते हुए आता है और उसे पकड़ लेता है। याम्बिकी आई को कहते हैं कि तुम इसे ऊपर लेके जाओ। वो खुद कहीं और जाने लग जाता है। आई कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। याम्बिकी कहता है कि मैं तो बस उसे देखने के लिए जा रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा। और इसकी स्माइल से मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो उसकी कट लगी हुई जगह को खोल के देखता है। ये देखो इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, इसके दांत भी देखो कितने बड़े हैं। वाह, क्या फिर इसका वो भी आई उसे रोक रहा होता है। तभी वर्कर्स के चलने की आवाज आती है। जल्दी से भागते हैं और ऊपर की तरफ छुप जाते हैं। वर्कर्स उस मॉन्स्टर को मरे हुए देख के डर जाते हैं। वो जल्दी से भाग जाते हैं। नासुमे से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे ये कैसे हो सकता है। तुम आखिर चीज क्या हो, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो। अगर कमर के नीचे से हिस्सा कट जाता है तो इंसान मर जाता है, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और यहाँ तक कि तुम्हारे नीचे का हिस्सा भी वापस आ चुका है। और तभी नासुमे बात को टालते हुए कहता है कि मुझे लॉन्ग हेयर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तुम वैसे क्यूट लगते हो। सीन शिफ्ट होता है और तभी हम एक VIP आदमी को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर के सामने अपना सर झुका के माफी मांग रहा होता है। मॉन्स्टर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, 17 पीपल्स। कहता ठीक है जैसे आप कहें। सीन शिफ्ट होता है और हम स्टाफ रूम को देखते हैं। तभी वही बुड्ढा एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने 17 पीपल्स की डिमांड की है। आदमी उसके सामने घुटने टेक लेता है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ। इस बंदे का नाम है इजुमी। उस आदमी को शांत कराता है और कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, जो हम कर सकते हैं अब हम वो कर ही लेंगे। इसके बाद वो सभी स्टाफ मेंबर को एक रूम के अंदर इकट्ठा करते हैं, मतलब कि उनके जो कि वर्कर्स वगैरह थे। स्टेज के ऊपर खड़ा वही बुढ़ा वो कहता है कि हमने तुम्हें सबको टिकट दे दी है, सब टिकटों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चली गया है, हमारा जो मास्टर है वो मर चुका है। ऐसे ही नहीं मरा, किसी ने उसका गला काटा है, इस कारण वो मर चुका है। और हाँ, ये उस मास्टर की ही बात कर रहा है। इन्हें ये लोग मास्टर कहते हैं। सजा के तौर पे
बाकी मास्टर ने 17 लोगों को डिमांड किया है, मतलब कि 17 लोगों को चुना जाएगा और वो लावा का खाना बनेंगे जिंदा ही। इज़मी आ जाता है, वो कहता है कि अगर तुम्हारा नंबर आए तो चुपचाप स्टेज के ऊपर आ जाना। तभी पहला नंबर बोला जाता है 114। तभी जिस आदमी का नंबर होता है वो घबरा जाता है, वो अपने आप को ही जल्दी से मार लेता है। इसे ऐसा करते देख बाकी के लोग भी घबराना शुरू कर देते हैं। 128, 328, 193, 264, 272, वहाँ खड़े सभी लोग मदद की भीख मांग रहे होते हैं। तभी इज़मी कहता है एंड लास्ट वन 436। तभी बाकी के बच्चे लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं कि आज मेरा नंबर नहीं आया, बच गया मैं। लास्ट वाला 436 वाला आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ वहाँ से जा रहा होता है। वो बार बार पीछे मुड़ के भीड़ के अंदर एक ही आदमी को घूर रहा होता है। जब वो स्टेज के ऊपर पहुंचता है तभी इज़मी उसे पकड़ लेता है। तभी इज़मी उस आदमी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ आंखों का? मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है। ये बात बोलते ही तभी वहाँ के सभी लोग खामोशी छा जाती है। इज़मी कहता है कि मेरी आंखों से कोई नहीं बच सकता, मुझे पता है कि उस आदमी ने तुमसे फोर्स किया है टिकट एक्सचेंज करने के लिए। तभी वो आदमी रोने लग जाता है और कहता है यस सर। तभी इज़मी उस बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इधर आओ, ने जो झूठ बोला उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसके बाद इज़मी उन्हें एक दवाई देता है, कहता है कि जूस के साथ इस दवाई को ले लो, इससे तुम्हें मरते टाइम ज्यादा दर्द नहीं होगा। वो सभी लोग उस दवाई को ले लेते हैं। उसके बाद वो उसी रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लार्वा आता है, उन सब की खोपड़ियाँ खोल के उन्हें कच्चा ही खा जाता है। स्टाफ रूम के अंदर इज़मी बैठकर वही सीसीटीवी देख रहा होता है, पर वो लार्वा मरा था। तभी चेक करते करते उन्हें वो चारों दिख जाते हैं। वो कहते हैं इस काले बालों वालों को पकड़ना है। इज़मी उस आदमी को फुटेज दिखाता है कि देखो इस फुटेज में क्या है। जब वो देखता है तो वो देख हैरान हो जाता है कि उसके अंदर से एक इंसान निकलता है जिसकी लातें कटी हुई हैं और देखते ही देखते उसकी लातें भी आ जाती हैं। वो कहता है कि ये तो रीजनरेट की पावर है, इसके अंदर हम फेल हो गए थे। 6 साल पहले एक औरत यहाँ से भागी थी, शायद वो गर्भवती भी थी। ये उसका ही तो बेटा नहीं है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हमें उसे पकड़ना होगा, यही मानव जाति का पूरा विकास होगा। तभी उनके स्टाफ रूम का गेट खुलता है और हम इसे देखते हैं। ये आदमी इज़मी से कहता है कि चीफ हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, तो बताओ अब हमें आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे बहुत सारे इंसान आ जाते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बताओ मेरे मालिक इन सब का क्या करना है? सो गुड यू सी अगेन। तभी इनमें से एक मोटा आदमी बोलता भी है चीफ इज़मी। अरे अब ये आदमी क्या है? ये सूर वाला इंसान, ये स्नेक और बीटल क्या कर रहे हैं? क्या इनकी भी फाइट होगी? ये मांगा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ये और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही रोकता हूँ कमाल के ट्विस्ट के साथ। और हाँ, बाबा तो कुछ अलग ही रंग दिखाने वाला है अगले पार्ट में। नेक्स्ट हम सूट वाले आदमी को देखते हैं। वो कहता है कि मैं आपकी क़यामत कर सकता हूँ चीफ। तभी चीफ इज़मी कहता है कि कल जो हादसा हुआ था मैं उन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं हैसिन ग्रुप की सहायता चाहता हूँ। तब तक हमने कैमरे की मदद से करीब 4 लोगों के बारे में पता चला है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तभी इज़मी उस बंदे को मैप दिखाता है और उसे कहता है कि हमें अब तक नहीं पता वो इस जगह के ऊपर कैसे आए हैं, हमें कोई सबूत वगैरह मिल नहीं था और ये घटना डेवलॉप के अंदर ही हुई है। मेरा ये मानना है कि हमें जल्द से जल्द मोशन डिटेक्टर लगा देना चाहिए। तभी सूट वाला आदमी कहता है कि मेरे पास और भी तरीके हैं सब पता करने के लिए। तभी वो बोलता है 1104। तभी वहाँ पे सूर वाला आदमी आ जाता है। सूट वाला आदमी कहता है इनसे मिलिए, इसका नाम है पैट्रिक, एक आम इंसान से कहीं गुना ज्यादा सूंघने की ताकत रखता है। नाक की लंबाई बढ़ा के हमने कुत्ते जैसी बना दी है, ये हर चीज को अच्छे से सूंघ सकता है एक आम इंसान से ज्यादा। और इससे मिलो 2147 से। तभी वहाँ एक बड़ी आंखों वाला इंसान आ जाता है। इसकी 4 इंसानों की आंखें मिलाकर इसकी आंखें बनी हैं। इसकी देखने की शक्ति काफी दूर तक है, एक आम इंसान नहीं देख सकता, वो ये चीजें भी देख सकता है। एंड इससे मिलो 1038 से। इसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है तो ये झट सुन लेता है। यहाँ तक कि हमने इसकी आंखें भी निकाल दी है, जिस कारण ये हर एक चीज अच्छे से सुन सके। इसके शरीर के ऊपर मत जाना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे मालिक इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तभी वो चश्मे वाला आदमी जिसका नाम हानी जीमा है वो कहता है रुको इज़मी, तुम इस आदमी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो? आपको याद नहीं है 6 साल पहले आपके पिता को इस आदमी ने कैसे मारा था? मैं तो इस आदमी के लिए कोई भी मंजूरी नहीं देने वाला। ये आदमी बस लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और ये कुछ नहीं करता। अभी देखो इसने बेकार से लोगों की पलटन इकट्ठा करके आया है। तभी इज़मी कहता है कि देखो हमारा काम बस लोगों को बचाना है। चीफ मेरी बात सुनिए,
कैन आई कन्विंस यू रीथिंक दिस प्लान? तभी वो सूट वाला आदमी कहता है, लगता है मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर पाया चीफ। वैसे भी इस जगह के ऊपर किसी भी चीज का हथियार यूज नहीं कर सकते, मरने और मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी भी आपको हमारे ऊपर कोई डाउट है? तो फिर मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। 1280 यू आर डिसमिस। तभी उसका बनाया हुआ जो मॉन्स्टर आदमी था वो अपने सर को जोर से दबाता है। वो अपने दोनों हाथों से इतनी जोर को अपने सर को दबा देता है जिसके कारण वो वहीं पर फट जाता है। एंड वो यहीं पर नहीं रुकने वाला था, वो फिर से कहता है कि 0184। तभी उसका दूसरा आदमी अपने हाथों के नेल को इतना ज्यादा बड़ा कर लेता है, तभी वो अपने दोनों हाथों के नेल को अपने गले के अंदर ही घुसेड़ देता है और इस आदमी की नाक भी नहीं होती। तभी हानाजिमा उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, रुक जाओ साले कुत्ते, ये बेकार सी चीजें करना बंद कर। तभी कहता है कि वो 3149, हमारे सामने जो भी बंदा खड़ा है बस चुपचाप उसे काट लो। ये कहते ही 3149 वंपायर वाले दांत निकाल लेता है और उसके सामने खड़ा जो आदमी उसे काटने वाला होता है। तभी हानाजिमा भी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहाँ रुकने वाला था, वो सीधा उसे काट लेता है और वहीं पर मार देता है। तभी हानाजिमा घुटनों पे आके रोने लग जाता है। इज़मी आके बोलता है कि कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो 4 लोग मारने हैं। दूसरी तरफ नासुम में बोल रहा होता है, यार ये तुम्हें कोई और पैंट नहीं मिली, इसकी तो मेरे साइज की भी नहीं है। तभी वो बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कोई कपड़ों की दुकान नहीं चलाता, पता भी है मरे हुए लोगों की पैंट चुराने में कितनी मुश्किल होती है। बस बहुत हुआ, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, चुपचाप तुम यहाँ से सब निकल जाओ। तभी आई बोलता है कि अरे यार अब क्या हुआ, तुमने अपनी आंखों से देखा था ना, वो चीज सच में मर चुकी है, तुम लोगों ने उसे मारा है। व्हाट यू मीन? स्टार्टिंग से लेकर तुम सब सिक्योरिटी कैमरे के अंदर कैप्चर हो चुके हो, इससे पहले हालात और ज्यादा बिगड़ जाए, हमें बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी नासु में कहता है कि बट आई एम नॉट रनिंग, आई बिलीव आई टोल्ड यू, डिड आई किल एवरी लास्ट वन, दोज हिज बास्टर्ड। उन सभी लोगों को मारने के बाद मैं इस जगह को भी खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ भी हंसने लग जाता है, कहता है तुम्हारा मजाक करना अभी गया नहीं है नासु में, तुम इस पूरी जगह को गिरा दोगे सिर्फ एक किचन के छोटे नाइफ से। देखा नहीं था वहाँ पे कितनी अजीबोगरीब चीजें थी, भगवान ही जाने यहाँ पर कितने लोग गायब होते रहते हैं हर एक दिन, और कभी कभी तो प्रधानमंत्री भी गायब हो जाते हैं। अभी के लिए ये चीजें छोड़ दो कि ये चीजें कहाँ से आई हैं, आखिर ये चीजें है क्या तुमने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बाहर के लोगों तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची, इसका मतलब कि इनके पास बहुत ज्यादा ताकत है। लोगों ने आज तक सब कुछ अपने हिसाब से चलाया है, हमें तो सिर्फ झंगूर और चूहे जैसे पालतू सांप के आगे फेंकने के लिए पाला जाता है। शायद किसी एक चूहे ने सोचा है कि वो सांप को मार देगा और इस सारे सिस्टम को गिरा देगा, और हम सब पहले से ही जानते हैं और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ वैसे भी हमें नासुमे जैसे मजेदार इंसान ज्यादा तो नहीं मिलते, मैं तो हमेशा नासुमे के साथ रहना चाहूंगा और इस स्टोरी को पूरा करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा नासुमे आगे क्या करने वाला है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हम सब यहाँ से भागने वाले हैं, या तुम बेस्ट फ्रेंड का नारा लगाते हुए यहीं पर मरना चाहते हो। आई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भागूंगा अगुचू चैन, बट हम भागेंगे कहाँ पर? तभी वो बुढ़ा कहता है यहाँ पर देखो बहुत सारी जगह है छुपने की, तो हम कहीं ना कहीं तो छुप ही जाएंगे। आई फिर से कहता है कि फिर भी हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तुम पागल हो चुके हो, इतने सारे कैमरे और गार्ड होने के कारण हम बाहर निकलेंगे यहाँ से? अगर हमें मौका मिल भी गया तो हम गलती से भी बाहर नहीं भाग सकते, वो हमें मौका मिलते ही वहीं पर मार देंगे। यही कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपनी फैमिली वालों के पास जाना चाहता हूँ, इस काजुओ को भी यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ भी कहता है तो ठीक है फिर तुम दोनों यहीं पर रुक सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ जाने की बात कर रहे हैं तो वो मैं बताता हूँ, असल में ये उस रूम के अंदर जाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो प्रधानमंत्री वगैरह मर चुके हैं, जहाँ पर वो लार्वा रहता है। कोज अब नासुमे इस जगह को पूरी तरह से खत्म करने के चक्कर में है। तभी बाबा कहता है तो हम 4 लोग अब एक्सकेप करेंगे यहाँ से। ये कहते कि तुम लोग तो 3 हो जो एस्केप करोगे, फिर तुम शायद मेरी गर्लफ्रेंड को भूल चुके हो। अभी अगुची कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस फैक्ट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। इस जगह के ऊपर 2 इमारत हैं, ये तो वो जगह जहाँ पर इन लोगों को पकड़ के लाया जाता है, उसके बाद उन्हें फ्रीजर में जमाते हैं, टुकड़ों में काटते हैं और रात को लोग वहाँ पे सोते भी हैं। और बीच वाले हिस्से के अंदर मतलब कि ए ब्लॉक के अंदर वो लोग इंसानों की ब्रीडिंग करते हैं और वहाँ पर ही इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट रीजनरेट की पावर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके नीचे बी ब्लॉक आएगा, ये वही जगह है जहाँ पर वो लार्वा अपने बच्चों को देते हैं, मतलब कि उनके बहुत सारे अंडे और ककून वगैरह होते हैं। उसके बिल्कुल नीचे सी ब्लॉक है जहाँ पर वो बड़ा रूम है जहाँ पर वो प्रधानमंत्री वगैरह मारे गए थे, या तो यूं कहूँ कि उस लार्वा का सिंहासन। उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि काजुआ, आई और बाबा विद उसकी गर्लफ्रेंड वेंटिलेटर से होते हुए यहाँ से एस्केप करेंगे। यहाँ विकी और नासुमे उस सिंहासन वाले रूम में जाएंगे। आई नासुमे से कहते हैं तो चलो फिर मिलेंगे। सुमे को पता नहीं होता क्योंकि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था। कहते कि जब भी किसी फ्रेंड को हम छोड़ते हैं उसे हम बाय कहते हैं, हम फिर से मिलेंगे।
उसके बाद यामाबीकी और नात्सुमे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो अपने रास्ते चले जाते हैं। आई और गुची वेंटिलेटर की छत से होते हुए जा रहे होते हैं और तभी आई कहता है कि शायद मैं यहाँ से पहले भी गुजर चुका हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं? चुप हो जाओ और तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो। कहता है कि अगर सब कुछ बिगड़ गया तो हमें वो चीज लेनी पड़ेगी जो उन्होंने हमें दी थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यामाबीकी आई को एक चीज दे रहा होता है। वो कहता है कि हो सकता है कि हम फिर कभी मिले भी ना, तो मैं तुम्हें ये चीज देना चाहता हूँ। आई कहता है कि ये गोली किस चीज की है और यामाबीकी कहती है कि ये जहर है, इस गोली से तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? यामाबीकी कहता देखो ये तो वक्त की बात है, लेकिन तुम कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। पूरी सिक्योरिटी तुम्हारे पीछे पहले ही पड़ी हुई है और हम कुछ बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम कभी पकड़े गए तो तुम हमारे दोनों के बारे में सब कुछ बता दोगे। इस कारण हम जो काम करने जा रहे हैं वो मुश्किल में पड़ सकता है। जैसे ही वो तुम्हें पकड़ेंगे तो वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए बस एक छोटा सा काम करो। अगर तुम यहाँ से पकड़े गए तो इस छोटी गोली को खा लो और यहीं पर मर जाओ। आई मना कर रहा होता है लेकिन वो जबरदस्ती उसे पकड़ा देता है। वो कहता है कि तुम कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, हमें इस चीज के ऊपर भरोसा दिलाओ। के बाद वेंटिलेटर से होते हुए वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आई कहता है कि हम यहाँ कहाँ पे आ गए हैं? बाबा कहता है कि ये वह जगह है जहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं। यहाँ पर वर्क 24 घंटे चलता है। सिंपल वर्क नहीं होता, ये कुछ और वाला वर्क ही कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं जो कि चिल्लम पट्टी हो रही होती है, मतलब कि ये एक ब्लॉक है जहाँ पर एक इंसान दूसरे को पेल रहा होता है। पीछे खड़ा आदमी कहता है शी इज वर्जन। यहाँ पर एक जेल के अंदर एक औरत अपने आप को लगाकर वहीं टहल लेती है। उसी तरफ बहुत सारी औरतें बुला रही होती हैं मर्दों को। वो कहती हैं कि इनसाइड माई। एक जेल के अंदर तो एक महिला के बच्चा होता है और वो उस बच्चे को ले जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है प्लीज मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। उनकी दर्द से भरी आवाजें सुन के कहता है कि क्या हमें उनमें से किसी एक को बचा लेना चाहिए? बाबा कहते हैं नहीं, ऐसी औरतें यहाँ पर बहुत सारी हैं, हम किसी को नहीं बचा सकते, मेरे पीछे चलते रहो चुपचाप। जब वो आगे थोड़ी और पहुँचते हैं तो उन्हें जेल के अंदर 3 आदमी कैद दिखते हैं। वो लोग कहते हैं प्लीज हमें भी यहाँ से बाहर निकाल लो, हमें भी अपने साथ ले चलो। बाबा कहता है कि तुम इन्हें इग्नोर करो और जल्दी ही अभी सी ब्लॉक आने वाला है। टाई कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो जेल में बंद आदमी कहते हैं ठीक है तुम हमें छोड़ के यहाँ से जा सकते हो, एक बात याद रखना, हम इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगे और वर्कर्स आके तुम्हें पकड़ लेंगे, इस कारण तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। वो तुम्हें जिंदा ही यहाँ पर डालेंगे और कच्चा खा जाएंगे। बाबा कहते हैं अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। और तभी वो बाबा उसने अपनी कमर के ऊपर रस्सी बांधी होती है, उसकी सहायता से उन सब को बचा लेता है। तीनों आदमी कहते कि हम लोग स्कूल की बस में थे, उसके बाद हम बेहोश हुए, उसके बाद हम यहाँ पर आए। आदमी कहते कि हमने यहाँ पर वर्क भी किया है। ये सुन के वो दोनों शौक हो जाते हैं। आदमी कहते हैं कि पहले हमसे यहाँ पर काम कराया गया और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं जिनको वो सब चाहिए होता है। तभी वो बाबा कहते हैं कि अगर तुम लोग वर्कर्स थे तो तुम लोग जेल के अंदर कैसे बंद हो गए? यहाँ के लोगों ने हमें पकड़ के जेल में बंद कर दिया ताकि हम सब उनके साथ वो सब कर सकें, उन लोगों को बच्चे दे सकें। उसके बाद वो सभी लोग आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं चलते चलते। तभी काजुआ पीछे मुड़ के देखता है और वो देख थोड़ा शौक होता है। वो देखता है कि उन्हें पीछे से कोई देख रहा होता है। वहाँ पर कुछ काली सी शैडो होती है जिसकी 2 आंखें होती हैं, लगातार उन्हें ही घूर रहा होता है। ये देख काजुआ डर जाता है। तभी आई कहते हैं क्या हुआ काजुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? काजुआ कहता है कि उन तीनों के पीछे कोई तो ऐसा है जो उन्हें घूर रहा है। पर जब आई पीछे मुड़ के देखता है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लोग कहते हैं मेरे मोटे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम इतने डरने की क्या बात है? तभी उनमें से एक आदमी कहता है देखो वहाँ पर कुछ दिख रहा है। काले अंधेरे के अंदर उन्हें एक चूहा दिखता है जो कि उन्हें ही घूर रहा होता है। भागते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कोई नॉर्मल चूहा नहीं था, वो आम चूहे से कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। पीछे आदमी उसे बचाने के लिए एक कांटे की मदद से उस चूहे के वहीं पर मार देता है। बाबा कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया चूहा मार के। आदमी कहते तो और तुम क्या चाहते हो, वो चूहा मुझे काट ले और मैं बीमार हो जाऊं? हालांकि उस चूहे ने मुझे काट लिया है और अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से आगे बढ़ो, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। काजुआ तो अभी भी डरा होता है, आयु से शांत कराने की कोशिश करता है। तभी पीछे वाला आदमी कहता है कि ये हमारी रफ्तार धीमी करा रहा है, इस लोगों को इसे यहीं छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तभी वो पीछे वाले आदमी फिर से कहते हैं यो दाढ़ी वाले बाबा, और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? तो मुझे ठंड भी लगने लगी है, अब मैं क्या करूं? तभी बाबा गुस्से में कहता है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, मुझे जो पता होगा। तभी पीछे वाला आदमी कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ, तुम लोग चलो आगे। वो पीछे
पीछे मुड़ता और थोड़ी सी आगे जाकर अपने आप को हल्का करने लग जाता है। वो सुसु करने वाला होता है तभी उसके दोनों हाथ एक इनविजिबल चीज आके पकड़ लेती है। वो अपना सर ऊपर उठा के देखता है तो उसे ये दिखता है, तो उसे दो आंखें दिखती हैं और उसके बाद एक इंसान जैसा दिखता है जो कि पूरा इनविजिबल होता है, कि यूं कहूं कि वो पानी से बना होता है। तभी अपना मुंह खोलता है और उस आदमी का सिर अपने मुंह के अंदर डालना शुरू करता है। अरे यार ये पैनल तो देखो, उसके दोनों पैरों के ऊपर अपने पैर रख देता है और दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो हिल नहीं पाता। एकदम से उसका आधा चेहरा ही वो वहीं पर काट लेता है। काफी देर हो जाती है और वो आदमी वापस नहीं आता। तभी व्हाइट टी शर्ट वाला आदमी कहता है, हे किड, जाओ उस कुत्ते को देख के आओ, वो अभी तक वापस नहीं आया, वो बाथरूम करने के लिए गया था। आई कहता है कि मैं क्यों जाऊं, तुम खुद भी तो जा सकते हो। ये बात सुन के उस आदमी को गुस्सा आता है, वो सीधा आई के एक थप्पड़ मार देता है। बिकॉज मैंने तुमसे कहा है तो जाओ चुपचाप उसे देख के आओ। से एक और थप्पड़ लगाता है और वहीं पर आई को घेर देता है। आई बिना कुछ बोले उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जूही आई को देखकर कहता है कि अपना ध्यान रखना। ये चलते चलते सोच रहा होता है आखिर क्या जू किस चीज से डरा था। मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हो भी तो सकता है यहाँ पर कोई चीज हो जिससे काजू को डर लग रहा हो। तभी आई का हाथ किसी गीली चीज के ऊपर पड़ता है। वो जब देखता है तो कहता है ये क्या चीज है। वो देख हैरान हो जाता है, नीचे बहुत सारा खून बिखरा हुआ होता है। तभी उस खून के धब्बे के अंदर उसे एक छोटा सा दांत दिखता है। देख के आई पूरी तरह से घबरा जाता है। वो फुल स्पीड के अंदर जल्दी से उनके पास पहुंचता है। जल्दी से कहता है कि मुझे वहाँ पर खून दिखा और मुझे वहाँ पर एक दांत भी मिला है। टीचर वाला कहता है कि अरे यार तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। आई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड अब मर चुका है। तभी वो आदमी कहते हैं ये तो हेल्सम ग्रुप के एक्सपेरिमेंट किए हुए आदमी है, वो हम जैसे आम लोगों के ऊपर हमला क्यों करेंगे बिना किसी रीजन के। मिनट रुको, क्या मतलब वो सब लोग तुम्हारे पीछे हैं। आई कहते हैं कि तुम लोग क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे समझाओगे किस बारे में है। लोग हमें इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी वो व्हाइट वाला टी शर्ट वाला बंदा सीधा हवा में होता है। जो क्रीचर था वो वहाँ पर आ चुका होता है। क्रीचर अपनी दोनों उंगलियां उस आदमी की नाक में घुसेड़ के ऊपर की ओर उड़ा देता है। वो अपनी उंगलियों से एक इलेक्ट्रिकल वेव निकालता है और वो आदमी एकदम से इस मेरी मदद करो, बट वो तभी एकदम से वहीं पर बिखर जाता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे नीचे आता है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होता है। क्रीचर को मैं क्या ही नाम दूं, जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। उस क्रीचर को आमने सामने देख आई और उस बाबा की फट जाती है। मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। आई और बाबा वहाँ से भाग लेते हैं। भागते भागते वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर के इतने हैवी वेट के कारण नीचे वाला फ्लोर टूट जाता है और वो सीधा जाके नीचे गिरता है। भाई साहब आज तो ये लोग बाल बाल बचे। वो कहते हैं हम मरते मरते रह गए। बाबा कहता है अच्छा हुआ मैंने पहले से ही यहाँ पर ट्रैप बिछा के रखा हुआ था। अब उन तीनों आदमियों में से काली टी शर्ट वाला ही रह चुका था। वो बैठा जोर जोर से रो रहा होता है। लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हेल्सियन ग्रुप से पंगा लेकर कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचने वाला। कहते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बंदा वियर्ड सी आवाज में कहता कि अब सब मरने वाले हैं कीड़ो। उस आदमी से कहता अरे भाई शांत हो जाओ, अब कितना रोएगा। कहता कि अरे कीड़ तुमने अपनी आंखों से देखा है ना। आई और उस बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता हमने तो कुछ देखा ही नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। काली टी शर्ट वाला कहता कि पर मैं देख सकता हूँ। वो ये बात कहता है तो उसका ऊपर का हिस्सा ही गायब हो जाता है। देखते हैं कि एक इनविजिबल सी चीज उसका चेहरा क्यों वहीं पर खा जाती है। आदमी को ऐसा देख शौक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी हम उस इनविजिबल वाले आदमी को देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर उस आदमी के खून के छींटे गिर चुके थे। दोनों देख ये शौक हो जाती है, अब ये क्या चीज आ गई। तभी वो इनविजिबल वाला आदमी अपने मुंह के ऊपर से खून साफ करता है। वह कहता है पहले एक दुश्मन कम था क्या, अब ये भी आ गया, अभी तो बचे थे हम। उसे मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों फिर से उल्टे पैर ही भाग पड़ते हैं। तभी वो इनविजिबल वाला आदमी एक घुसन सीधा पाइप के ऊपर मारता है और तभी वहाँ पे बहुत सारा पानी बहने लग जाता है। ये पाइप इसलिए तोड़ी क्योंकि उसके ऊपर जो खून लगा हुआ था उस पानी से धुल जाए, जिसके कारण वो इनविजिबल लगे। दूसरी तरफ वो सूट वाला आदमी चीफ को बता रहा होता है कि चीफ आपको पता है कि सबसे अच्छी पावर कौन सी होती है अपने दुश्मन को हराने के लिए। कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। तो वाला आदमी कहता है कि अपने दुश्मन के पास इतनी आसानी से पहुंच जाना और उसे पता भी ना चले। एक्सपेरिमेंट में से मैंने एक ऐसे ही ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है जो कि अपने आप को समय के अनुसार अपने आप का रंग बदल लेता है। ये पावर मैंने अपने एक खास आदमी को दी है जिसका नाम है 2491। वो एक स्पेशल आदमी है जो कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और दूसरी तरफ वो तीनों भागते भागते काफी आगे तक आ जाते हैं। तभी आई एकदम से रुक जाता है। वो कहता है रुको एक मिनट। आई कहता है कि तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है ना। बाबा कहता है कि हम रुक क्यों गए, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और तभी आई खड़ा होता है और एक
सीधी जाके पाइप के ऊपर लात मारता है। तभी वो पानी वहाँ से बहने लग जाता है। साइड में लगा जो बोर्ड होता है वहाँ से एक वायर को निकाल लेता है। ये दोनों देख भी शौक थे कि आई आखिर करना क्या चाहता है। और तभी वो मॉन्स्टर भागता भागता आगे की ओर आता है तो वो देखता है कि वो तीनों चुपचाप वहाँ पे खड़े हुए हैं। इनविजिबल मैन उन दोनों को देख के स्माइल करता है। तभी उस मॉन्स्टर का ध्यान नीचे की ओर जाता है कि वो कहता है क्या मैं पानी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तभी उन तीनों को देखते हैं जो कि एकदम से घूम के उसे ही देख रहे होते हैं। आई के हाथ में एक बिजली वाली तार होती है। तेरा क्या होगा कल्लू कालिया, और हम देख सकते हैं उसके पसीने छूट रहे होते हैं। चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की थी चोदू ने, लेकिन झाटूके की झाटू में फंसी। तभी आई उस वायर को पानी के अंदर घेर देता है। वो मॉन्स्टर उल्टे पांव भागने की कोशिश करता है। भागने से पहले ही उसे इतने खतरनाक बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये मौके का फायदा उठा के वो तीनों वहाँ से भाग लेते हैं। आगे जाके वो रुकते हैं। तभी गुची चैन कहता है कि वाह तुम्हारा दिमाग तो काफी अच्छा चलता है। आई कहता है कि ये बात छोड़ो, पहले मुझे हेल्सिंग ग्रुप के बारे में कुछ बताओ। वो उसके बारे में बात कर रहे थे ना। पहले इस ग्रुप के बारे में मैंने थोड़ी अफवाहें वगैरह सुनी है। मैंने सुना कि हेल्सिंग ग्रुप यहाँ की सिक्योरिटी को संभालता है। यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले वो किसी को भी पकड़ लेते हैं। और यहाँ तक मैंने ये भी सुना कि हेल्सिंग ग्रुप उन्हीं मजदूरों से बनाया गया है जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। आई कहता तुम लोगों ने उस मॉन्स्टर को देखा? मुझे नहीं लगता कि वो मजदूर थे पहले कभी। आई अपना हाथ का इशारा पीछे की ओर कर रहा होता है। तभी काजुआ एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता क्या हुआ काजुआ? और तभी आई पीछे मुड़ के देखता है कि उसका हाथ उस राक्षस के मुंह के अंदर होता है। इनविजिबल मैन अभी मरा नहीं था, वो वापस आ चुका है। दूसरी तरफ बाबा यहाँ से भागने के लिए एक खिड़की खोलने की कोशिश करता है। जब वो उस खिड़की को खोलता है तभी उसके अंदर से वही मॉन्स्टर आता है जो इन्हें स्टार्टिंग में मिला होता है। मॉन्स्टर को देख के इन दोनों की यहीं पर फट जाती है। क्या ये दोनों बच पाएंगे? पता नहीं अब इनके साथ क्या क्या होने वाला है। क्या इनका यहाँ से बाहर निकलने का सपना पूरा हो पाएगा? यहाँ विकी और नासमी का क्या हुआ? क्या वो भी पकड़े जाएंगे? मुझे पता आप लोगों के मन में काफी सवाल होंगे, लेकिन बने रहिए। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैनल के ऊपर वीडियो शनिवार और एतवार को ही आएगी, जिससे आप लोगों का मनोरंजन भी लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप ये काम कर दो। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हाँ, अब वेट किस बात का कर रहे हो? जाओ एंड लाइक एंड शेयर करो। तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।